केस नंबर 9 जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में दुर्बल अपघट्य है, मतलब दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है, लेकिन उसमें एक से ज्यादा H प्लस आयन या एक से ज्यादा OH माइनस आयन निकल रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अब हम मान लेते हैं आपको वीक एसिड ले रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर वीक एसिड है वो HNA फॉर्म में है। मतलब HNA फॉर्म का मतलब क्या हो गया, दुर्बल अम्लीय है लेकिन N का जो मान है वो ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा H निकल रहा है। जैसे एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल ले सकते हैं H2CO3, ये एग्जांपल हो गया, H2S ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। दुर्बल ही है लेकिन एक से ज्यादा H है, देखो यानी H2CO3 को अगर आप तोड़ोगे तो H2CO3 एक H प्लस आयन में जाएगा, HCO3 माइनस जाएगा, हाँ या ना। और फिर से एक बार और इसको अगर हम किसी को ले लें तो यहाँ पर होगा H प्लस प्लस होगा और CO3 2 माइनस होगा। तो ऐसे दुर्बल अपघट्य यानी ऐसे दुर्बल अम्ल या फिर ऐसे दुर्बल क्षार यानी कि ऐसे वीक एसिड या वीक बेस हम लेंगे जिसमें एक से ज्यादा H एक से ज्यादा OH निकलने की कंडीशन होगी। कोई डाउट यहाँ पर? अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा, तो एक बात समझिएगा, देखिएगा, एक होता है वियोजन स्थिरांक, जो मैंने कहा था कि वियोजन होना है ना, वियोजन स्थिरांक। तो वियोजन स्थिरांक का मतलब आपको पता है Ka अगर अम्ल का है तो Ke होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि फर्स्ट अगर H का होगा तो Ke होगा, क्लियर है। और अगर दो हो रहे हैं तो वहां पर दो कंडीशन होंगी यानी Ke1 एंड Ke2। जैसे यहां पर अगर बात कर रहा हूं तो H2CO3 से H प्लस CO3 जाएगा तो यहां डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ke1। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो मैं इसको यहां समझाता हूं, एक मिनट रुको, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। जैसे मान लेते हैं आपके पास में H2A है, समझिएगा इस बात को। अब H2A है, यहां से ये टूटेगा तो किसमें जाएगा, H प्लस प्लस HA माइनस में जाएगा, क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट H प्लस आयन निकलेगा। तो पहला अगर H प्लस आयन निकला है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वियोजन स्थिरांक K1 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर HA माइनस फिर से वियोजित होगा, फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, और यहां पर होगा H प्लस प्लस A2 माइनस, क्लियर होगा। ये हो जाएगा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया K2, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई। थर्ड में अगर मान लेते थर्ड अगर है तो थर्ड भी हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। मतलब प्रथम वियोजन स्थिरांक जो होता है वो द्वितीय से हमेशा ज्यादा होता है, और अगर 3 है तो 100% वो तृतीय से भी ज्यादा होगा। ये क्रम हमेशा रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। इसका कारण भी बता दूंगा आगे, क्या कारण है इसका, मैं आगे कारण भी बता दूंगा अभी, लेकिन इतना दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि K1 फर्स्ट जो है वो ज्यादा होगा K2 से और K2 ज्यादा होगा K। ये बात हमेशा ध्यान रखें। अगर बेस होगा, अगर कहीं पर बेस ले लोगे, अगर बेस की बात करेंगे तो बेस वाली कंडीशन में क्या होगा बच्चों, Kb1 आएगा, क्लियर है। और Kb1 जो होगा वो ज्यादा होगा किससे होगा, Kb2 से, और ज्यादा होगा किससे होगा, Kb3 से। ये बात समझ में आ गई। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आगे ये पीछे हो, ये आगे ये पीछे, ये कभी नहीं होगा। ये तो पहले बात दिमाग में छाप लो। अब समझ में आ गया। अब पॉइंट यहां पर उठता है कि ठीक है भाई ये चीज समझ में आ गई हमें, तो अब क्वेश्चन क्या आएगा यार, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन लेके ही समझा दे रहा हूं। जैसे मान लेता है यहाँ पर 0.02 है, बहुत सिंपल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 0.02 है, ठीक है। और यहां पर मैंने ले लिया सपोज H2A, ये ले लिया। इसमें क्वेश्चन में मैंने Ka1 दे दिया तो अंडरस्टूड है Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रथम वियोजन स्थिरांक है 10 टू पावर -4 है, क्लियर है। और यहां से Ka2 ले लिया, यहां पर कितना हो गया मान लेते हैं 10 टू पावर -6 है, और हमें pH ज्ञात करना है। किसकी pH ज्ञात करनी है, H2A की pH ज्ञात करनी है, क्लियर है। यानी pH किसका निकालना है, H2A का, ये ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब जरा पहले काम करते हैं, पहले हमने सीखा क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। पहले हमने सीखा क्या,
अगर हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का तरुणता नियम, तो हमने एक वहां पर फॉर्मूला सीखा था। क्या फॉर्मूला सीखा है, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। वो फॉर्मूला था पीएच इज इक्वल टू 1/2, यहाँ कितना था पी के ए माइनस लॉग सी, याद आया? ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले से ही, ये फॉर्मूला हम जान चुके हैं। ये तब के लिए है जब एक H प्लस आया निकलना हो, ठीक है। अब क्या होगा इसको समझना है, यहां पर देखना है हमें। तो चलो यहां पर हमारे पास H2A है, H2A, तो H2A वाली कंडीशन में क्या करना है, यानी कि H प्लस प्लस HA माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? H प्लस प्लस HA माइनस होगा, और HA माइनस होगा, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा? K1 होगा। तो जरा सोचो, यही चीज वहां लगाई जाए, 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई C, C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, याद आया? लगाओगे तो फाइनली लगाओगे तो यहां पर सब कुछ एज इट इज आएगा, सब कुछ एज जैसा आएगा, 1/2 ही रहेगा, बस यहां पर Ka1 आ जाएगा, यानी pKa1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा लॉग सी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? याद आ गया ना? ऐसा कुछ अपन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं, समझ में आया? बस क्या आएगा, pKa1 माइनस लॉग, याद आया? क्लियर है? भूल तो नहीं गए? अरे भाई मैंने बताया था, नहीं बताया था? इसका डिसोसिएशन अगर इसको हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यानी कि मोनोप्रोटिक एसिड यानी एक H प्लस आयन के निकालेंगे तो वहां Ka था, अब यहां पर हो गया Ka। अब पॉइंट ये उठता है कि आगे क्या, तो मेरा जवाब है आगे कुछ नहीं, बस। मतलब आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है और इस फॉर्मूले को प्रयोग कर लेना है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर Ka2 भले ही दिया हो, क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर भले ही Ka2 दिया हो, Ka3 दिया हो, नहीं देखना है। धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अगर Ka2 दिया है नहीं देखना है, Ka3 दिया है नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ Ka1 देखना है ना? सिंपल, उलझना नहीं है चीजों में, बिल्कुल उलझना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर है, K1 K2 K3 दिया है, इसका मतलब है एक से ज्यादा H प्लस आयन निकल रहे हैं, जो प्रथम डिसोसिएशन, प्रथम वियोजन स्थिरांक होगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उसको रखना है, यही फॉर्मूला रखना है, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। pH इक्वल टू 1/2 pKa माइनस लॉग सी लगा देना है, भले क्वेश्चन के अंदर Ka2 दिया हो बढ़िया तरीके से या Ka3 दिया हो, बहुत बड़ा धोखा है, उसको छोड़ दे। आ गया समझ में? अब बताओ इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लें। अब क्लियर है? तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू 1/2 pKa1, अब कितना होगा यहाँ 4, सीधे सीधे कर दें, 4 माइनस लॉग सी यानी 2 गुणा 10 की घात -2। अब लॉग निकालना आ गया ना, ठीक है, लॉग निकालना जरूर सीखिए। तो 2 इंटू -2, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 1/2, यहाँ हो गया 4 माइनस लॉग 2 प्लस 2 log 10, ठीक है। आगे की कहानी तो आप जान गए, यहां पर सॉल्व करो, 4 माइनस 0.30 प्लस 2, देन आगे सॉल्व करें, 4 2 6, 6 में से 1 चला गया, 6 में से 0.30 5.70, तो आंसर आ जाएगा 5.7052। बोलो क्लियर हो गया? यानी कि इसका मतलब है ये वाला जो केस है वो किस केस के लिए है, इसके लिए, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं दुर्बल अम्ल ऑब्लिक दुर्बल क्षार, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, 0.04 m CaOH होल ट्वाइस, ये हमने लिया, यहां पर Kb1 दिया है, देखो जिसके आगे Kb Ka दिया होता है उसको वीक मान लेंगे, और 1 दिया है इसका मतलब फर्स्ट यानी प्रथम वियोजन की बात कर रहा है, तो 10 टू पावर -4 m, Kb2 यहां ले लिया 10 टू पावर -6, Kb1 10 टू पावर -4, Kb2 10 टू पावर -6, pH ज्ञात करना है, pH ज्ञात कीजिए।
चलिए सॉल्व करिए फटाफट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर अपने को क्या करना है, अपने को सीधा सीधा दिमाग में रखना है KB1 KB2 में KB2 का कोई रोल नहीं है, पहली चीज। और ये रहा हमारा कंसंट्रेशन C, यहां पर हो गया POH इज इक्वल टू 1/2, यहां हो गया PKB1 माइनस log C, ये हो जाएगा। यहां हो गया POH इज इक्वल टू 1/2, PKB की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 4 माइनस log C, log C की वैल्यू को इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। log C कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², यहाँ कितना हो जाएगा log 4 प्लस 2 log 10, सही जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 2.60, सही है, माइनस होगा, सॉरी, हाँ माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो गया -2, क्लियर। यहाँ के क्यों इसमें, ये मैंने कब बोला, इससे पहले किया था क्या, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगा लेते हो एक्स्ट्रा, जो नहीं बताते हैं उसको ही दिमाग लगा दिया जाता है, क्लियर। तो log 4 माइनस 2 log 10, तो log 4 की वैल्यू कितनी होगी 0.60 और 2 माइनस कितना आ जाएगा 1.40 आ गया, तो ये आ जाएगा -1.40 प्लस हो जाएगा यहाँ 1.40, यहाँ कितना होगा 5.40 डिवाइड बाई 2, आ गया समझ में, 5.40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2.70, ये क्या आ गया POH। कैलकुलेट क्या करना है तो हमेशा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ध्यान रखिएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.70, ठीक है, क्लियर हो जाएगा 11 समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, ये कब करना है जब स्ट्रांग हो जब स्ट्रांग हो, कैसे पहचानेंगे स्ट्रांग है, ये नहीं दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर ये दिया गया है तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये दिमाग में लगा दो कि सर केस 2 आपने करवाया था जहां पर मल्टीप्लाई करवाया था, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है वहां, सिंपल है, कोई डाउट यहां तक। अब चलो आगे बात करते हैं आगे देखो इतनी चीजें मैंने आपको सिखा दी, अब जरा एक चीज समझो, ये क्वेश्चन हमने यहां पर किया, हमने किसका पीएच निकाल लिया, बेसिकली इसका पीएच निकालना है, आया ना, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव कर रहा हूं। मान लेता हूं हमारे पास में H2A है, हमने यहां पर इसको ऐसे लिखा H प्लस प्लस HA माइनस, ठीक है, क्लियर है। और HA माइनस से फिर एक और H निकाल लिया हमने, फिर एक और H निकाला, ये देखो यहां हो गया H प्लस प्लस A2 माइनस। अब क्वेश्चन में ये बोला कि यार ये जो HA माइनस है, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन आपको दे दूं तो इसका पीएच क्या होगा, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। अभी मैंने कहा कि H2A, यही तो था ना, यही तो था, पॉइंट को समझो। यहां पर मैंने लिखा CaOH का होल ट्वाइस का पीएच ज्ञात करना है, ठीक है। यहां मैंने लिखा H2A का पीएच करना है, यही तो लिखा ना, H2A का। अब मैंने क्वेश्चन लिखा कि भैया HA माइनस का निकालना है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। H2A का पीएच निकालना एक अलग चीज हो गई, HA माइनस का पीएच निकालना अलग चीज हो गई, समझ में आ रहा है। ये जो HA माइनस है इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग एक नए नाम से बोलते हैं, और शायद वो नाम आपने कहीं देखा होगा, इसको बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक, क्लियर है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड की तरह बिहेव भी करे और बेस की तरह। देखो यहां पर ये है हमारे पास, एक बार मुझे बताओ, ये H निकाल सकता है तो ये एसिड की तरह हो गया, और ये H ले सकता है तो ये बेस की तरह हो गया। अरे हाँ है ना, समझ में आया, दोनों कंडीशन हो सकती, दोनों तरफ चल सकता है। तो अगर ऐसा कोई आयन दे दिया जाए ऐसा कोई आयन दे दिया जाए जो दोनों तरफ की कंडीशन को शो करता है,
तो इसका पीएच कैसे ज्ञात करेंगे, अब ये सुन लो, ये है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पीएच इज इक्वल टू प्रथम वियोजन स्थिरांक प्लस द्वितीय वियोजन स्थिरांक डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। देखो भैया इससे सरल हो सकता है कुछ। प्रथम वियोजन स्थिरांक प्लस द्वितीय वियोजन स्थिरांक डिवाइड बाई 2। खत्म खेल, खत्म। दिया तो क्वेश्चन में बहुत कुछ था, सांता भी दे रखी होगी और भी चीजें दे रखी होंगी, एक कुछ नहीं करना। क्या करना है, प्रथम प्लस द्वितीय डिवाइड बाई। अब समझ में आया? अब बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब काम होगा 10 to power minus 4, 10 to power minus 6 होगा। यहां कितना आएगा, खत्म। तो दो क्वेश्चन एक साथ हो गए। फर्स्ट में S2A लगाया था, फर्स्ट में S2A लगाया था, सेकेंड में HA। अब दिमाग में आएगा सर तीसरा किसका, बताऊंगा आगे आएगा। तो दो बातें समझ में आ गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, नोट करो फिर आगे। ठीक है, तो चलो एक जनरल सा एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास में S3A हो गया। सुनिएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लें। S3A हो गया, S3O से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहां पर आपके पास में एक H प्लस आयन निकल गया ना, यहां से एक H प्लस आयन निकल गया, यहां क्या होगा S2A माइनस। थोड़ा सा जल्दी से प्रैक्टिस कर ले इसको, फिर यहां पर ले लें HA2 माइनस, फिर एक बार और कर लेते हैं, यहाँ कितना होगा A3 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया H प्लस आयन निकल गया है ना, यहाँ भी H प्लस आयन निकल गया। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 दे रखा है, या K1 है या K2 है या K3 है। ठीक है, कंसंट्रेशन दिया होगा, जो भी कंसंट्रेशन दे रखा होगा, तो कंसंट्रेशन C मान लेता हूं मैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे क्या है पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका अगर पीएच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बताओ। सिंपल है, ये S3A है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू 1/2। बोलो भैया, pK1 माइनस log C। पहला काम खत्म, कोई डाउट यहां तक, सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट दूसरा, इसका फॉर्मूला इसका अगर पीएच निकालेंगे तो क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ। pH इज इक्वल टू क्या करेंगे, pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। वेरी गुड, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तीसरा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब बताओ। अरे पहला वाला फिर उसके आगे वाला, इसका पीएच निकालोगे तो क्या होगा, pK2 प्लस, हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एक में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहचान लोगे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अभी बाकी एक और है, कौन सा, ये वाला, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है आगे देखते हैं। अब यहां तक तो मैंने एक सिंपल सी चीजें बता दी, कितने टाइप ऑफ पीएच थे ये बता दिए, अम्ल दिया जाएगा, क्षार दिया जाएगा, मिश्रण दिया जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा H प्लस आयन दिया जाएगा, एक से ज्यादा OH माइनस आयन दिया जाएगा, ध्रुवल दिया जाएगा, प्रबल दिया जाएगा, इन सब का पीएच अपन ने निपटा लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर कुछ नए बिंदुओं पे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले उसमें कुछ बातें पहले सीख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल व क्षार की, अम्ल तथा क्षार। हालांकि इसके बारे में पहले भी डिस्कस अपन कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें यहां पर समझ लेते हैं। अम्ल तथा क्षार की बात करते हैं तो अम्ल की परिभाषा है या क्षार की परिभाषा है या परिकल्पना है, कितनी है बताओ मुझे, 3। क्लियर है, उन्हीं तीनों की बात करते हैं। पहली कौन सी है बताओ मुझे, पहला कौन सा है, आर्हेनियस है ना, याद आया, आर्हेनियस। क्लियर, आर्हेनियस सिद्धांत,
तो चलो जल्दी जल्दी बता दो मुझे, आरेनियस सिद्धांत का मतलब क्या होता है? क्या कहा था आरेनियस ने? जल्दी बताओ, उनके कुछ शब्दों को बताओ, क्या था आरेनियस ने, क्या कहा था? हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो अम्ल होते हैं यानी कि जो एसिड होते हैं वो क्या निकालते हैं? H+ आयन निकालते हैं, ठीक है। और जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो क्या निकालते हैं? OH- आयन निकालते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एसिड H+ आयन रिमूव करता है, बेस OH- आयन करता है। यही तो बात थी, आरेनियस ने यही बात बोली थी, ठीक है। दूसरे कौन से थे? लुईस, लुईस ठीक है। लुईस सिद्धांत ने क्या कहा था, जरा मुझे बता दो जल्दी से, क्या बोला? क्या बोला? हाँ, क्या बोला? लुईस का मतलब, लुईस सिद्धांत ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? एसिड। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं? समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर एग्जाम्पल की बात करें, इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट करते हैं BF3, BCl3, BeCl2, आया ना? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो देते हैं जैसे NH3, ठीक है, H2O, और ये बहुत से एग्जाम्पल है जो डोनेट करते हैं, PCl3, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है, याद करो, एसिड में एक और चीज भी होती है, जिनका डी कक्ष, याद आया? अरे याद आया कि नहीं आया? जिनका डी कक्ष क्या होता है? अपूर्ण होता है, खाली होता है, रिक्त होता है, वो भी कैसे होते हैं? एसिड होते हैं। जिसमें डी कक्ष जो होता है वो अपूर्ण होता है, जैसे SiCl4, SiCl4, क्लियर है? ये कंडीशन है। ये किस में आएगा? लुईस एसिड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनका डी कक्ष जो होता है वैकेंट होता है। तो जिनका डी कक्ष खाली होता है वो, ये समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। तीसरा लेके आते हैं जिसका काम हमें करना है, और तीसरा कौन सा है? ब्रोंस्टेड, है ना, ब्रोंस्टेड लारी सिद्धांत। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं लारी सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लारी सिद्धांत, नाम पूरा यही होता है, क्लियर है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पर क्वेश्चन आता है, इसी पर हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार, क्लियर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस, क्लियर है? अब ये क्या कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है ब्रोंस्टेड लॉरी सिद्धांत? कि अगर हमारे पास में कोई एक एसिड है तो वो क्या करता है? H+ आयन देता है, देता नहीं देता है? तो अगर कोई अम्ल है वो जल के साथ अगर H+ आयन देता है तो इसका मतलब वो अम्ल होगा, समझ में आ गया? और जो H+ आयन ग्रहण करता है वो क्या होगा? क्षार। यहां पर प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने की कंडीशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो H+ आयन प्रदान करते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर जैसे Ha था, इसने H+ आयन दिया है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एसिड हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि H आयन देने के बाद जो बचेगा, जो आयन बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे संयुग्मी क्षार। आ गई बात समझ में? यही चीज हमें यहां पर समझ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यानी कि इसका मतलब है कि यहां से जो H आयन दे दिया और जो आयंस यहां बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ निकलने के बाद उसको बोलेंगे संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अच्छा, यही कंडीशन अगर बेस के लिए ले लें तो क्या होगा? मान लेते हैं हमारे पास BOH है, BOH है। अब BOH से क्या करेगा? H+ आयन ग्रहण कर लेगा तो क्या बना देगा? जरा मुझे बताना, H+ आयन ग्रहण करेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी? या एक काम करो, ग्रहण, रुक जाओ, अभी थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा होगा, रुको इसको उल्टा कर देता हूं मैं।
उसको उल्टा ऐसे कर देता हूं, जैसे मान लेता हूं यहां पर कर लेता हूं, चलो NH3 कर लेता हूं, इसको ले लो, ठीक है। H प्लस आयन ग्रहण करेगा, कर देगा ग्रहण, तो ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा बेटा, NH4। आया समझ में, क्लियर है। ग्रहण क्यों किया इसने, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन युग्मित है, ऐसे समझ सकते हो। तो ग्रहण किया, तो ग्रहण करने से क्या बना, NH4, और इस जगह पर ये क्या बन जाएगा बेटा, बेस बन जाएगा, बेस। और ये अगर बेस हो गया तो अब इसका जो ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट संयुग्मी। मतलब अम्ल का होता है क्षार, एसिड का होता है बेस, बेस का क्या होता है। ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट यहां तक। अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं ऑप्शंस में, एग्जांपल दे दूं ऑप्शन के साथ, उसमें मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें से कौन सा संयुग्मी अम्ल है, कौन सा संयुग्मी क्षार है, कर लोगे क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। पहला क्वेश्चन यहीं पर आता है कि निम्न में से संयुग्मी अम्ल है, या कोई अम्ल दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा बताओ इसका निम्न में से संयुग्मी क्षार है। क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, कर लोगे ना। तो ये बात समझिएगा, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर है, कॉन्जुगेट एसिड। दूसरी बात, एक और चीज, अगर इधर आपका प्रबल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, अगर अम्ल प्रबल है, तो यहां पर जो आपके पास में आ रहा होगा संयुग्मी जो आ रहा होगा वो कैसा होगा। बात को समझना मैं क्या कहना चाहता, अगर यहां पर आपका एसिड या फिर बेस, मैंने ए बी लिख दिया, एसिड या बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहां पर मैंने लिख दिया है कॉन्जुगेट, समझ गए होगे आप, तो वो उसका उल्टा होगा, यानी कि यहां पर प्रबल होगा तो यहां क्या होगा, दुर्बल। और अगर यहां पर दुर्बल है, यहां क्या होगा, आ रही है बात समझ में, इस बात को ध्यान रखना है, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। चलो नोट करो, फिर इसके आगे की बात बताता हूं, ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहां तक बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया भाई, कोई डाउट यहां तक। चलो तो पहले, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं, इसी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, कि कौन किसका संयुग्मी होगा, संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा, संयुग्मी क्षार कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं अम्ल, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है इसका संयुग्मी क्षार, क्लियर है, लिख लोगे ना। चलो देखो यहाँ पर संयुग्मी क्षार, चलो फटाफट नोट करो, एग्जाम्पल सॉल्व करना है अपने को। चलो इतना सॉल्व करो, फिर आगे भेज देता हूं, हो गया सॉल्व। तो चलो सॉल्व करें, Cl माइनस
SCO3 माइनस CO3 2 माइनस NH2 माइनस OH माइनस NO3 माइनस HSO4 HSO4 माइनस H2O H3O प्लस था ना, एक H रिमूव कर दिया अपन ने, H2O O2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ O2 माइनस NH3 HS माइनस H2 माइनस H2PO2 माइनस HPO2 2 माइनस H2PO3 माइनस PO3 3 माइनस, ओ सॉरी, ओहो अरे रे, मतलब H देखा, बस निकालना है अपने, है ना, यही तो मतलब हुआ, तो जहां H देखा वहां निकाल दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत, बता सकते हो क्यों गलत, बता सकते हो क्यों गलत। H3PO2 होता है बच्चों, सिखा चुके हैं यार, इतनी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, पूछो मत, यही तो था, क्या बना दिया मैंने, H3PO2, यही तो है, कितने H निकाल सकता है भैया, कितने H निकाल रहे हो वहां पे, एक निकाल चुका वो, लालच आ गया, तुम एक और निकालने बैठ गए, जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो जब H निकालने की उसकी पोजीशन ही नहीं है, एक H निकाल चुका है वो, और एक H निकाल चुका है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H2PO2 माइनस। अब अगला अगर H निकालने आप जाओगे तो अगला H नहीं निकलेगा, ये कहना चाह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, अगले यही बात यहां पर सॉल्व कर लेते। एक बात मुझे बताओ, H3PO3 के साथ क्या होगा, कितने H निकालेगा, दो, तो इसका मतलब आप एक H निकाल लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा H2PO2 माइनस, सही है, और एक और H निकाल दो तो यहाँ कितना होगा, -2H प्लस कर दे रहा हूं, चलो दो निकाल दो यहाँ पर, यहाँ क्या बन सकता है, एक और स्टेप बन सकती है, क्या बन सकता है, H या 3 और PO3 2 माइनस, अब कहो एक और H निकाल दो, पॉसिबल है, समझ में आया कि नहीं। तो ध्यान रखना कि कौन किसका संयुग्मी होगा, होगा कि नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। कोई डाउट यहां तक, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट। अब मान लेते हैं यहां पर मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पर बेस ले लिया, यहां कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं, चलो ठीक है, यह एग्जांपल देखो, NH3 NH2 माइनस,
हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बताओ, यहाँ कितना होगा, 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 सही है, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, समझ में आया, बताओ कोई डाउट, कौन सा, कौन सा, ये, हाँ तो एक्स ले लिया, अच्छा एन एस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट रे, रुक जा, ओ माय गॉड, हाँ, ओ हो सब उड़ गया यार, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ क्या होगा, अब ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, तो ये, और कौन सा, ओहो, अरे रुक जाओ, हो जाता है कभी कभी, और कोई, अब किसी में कोई डाउट हो, अब कुछ हो, बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर कल बात करेंगे, नोट करो, ठीक है।